के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। इस वक्त बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड के जाने माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जुड़े हुए हैं। हरीश्वर दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। आपसे हम जानना चाहेंगे इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस बजट पर? एक्शन है। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं, जिसका कि सार्थक असर होगा देश पे और लोगों पे। और कुछ चीजें हैं जो कि लग रहा है कि जो इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, का जो बजट था, अगर देखें हम लोग तो 4 चैलेंज थे वित्त मंत्री के सामने। कोविड और लॉकडाउन के तुरंत बाद का यह बजट है 21-22 का। 20-21 हमारा वर्ष आर्थिक रूप से काफी खराब रहा। कई लोगों की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई और देश की भी अर्थव्यवस्था खराब हुई। हमारा जीडीपी विकास दर 7.5% से कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यह बहुत ही खराब स्थिति रही। 21-22 में हम लोग सोच रहे हैं कि इकोनॉमी रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर करने के बाद 11% की रिकवरी कही जा रही है। एक वी शेप ग्रोथ की बात कही जा रही है, वी शेप रिकवरी की बात कही जा रही है। तो 11% का अगर जीडीपी ग्रोथ होता है 21-22 में, एक अच्छी बात होगी। लेकिन यह 11% का विकास दर 7.5% के ह्रास के बाद का है। तो अगर हम लोग 19-20 से इसकी तुलना करें तो करीब 3-4% का ही विकास दर होगा। इसका मतलब कि औसत विकास दर, औसत वार्षिक विकास दर 2% के आसपास का होगा या उससे भी कम होगा। तो कोई बहुत बड़ा विकास नहीं होने वाला है, लेकिन आगे हम लोग सोच सकते हैं कि आगे वाले वर्षों में इकोनॉमी फिर अच्छी तरह से रिकवर कर जाएगा। ऐसे समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज वित्त मंत्री के पास है कि कैसे रिसोर्स मोबिलाइज करें। तो रिसोर्स मोबिलाइज करने के जो प्रयास किए गए हैं वो कितना सक्षम होंगे, यह वर्ष अंत होते होते ही पता चलेगा। जी हरीश्वर जी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए इस बार खेती किसानी पर और शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर दिखा है। तो कई लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायी जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे वाले लोग हैं उनके लिए खास राहत नहीं दी गई है, जबकि वो लॉकडाउन और कोरोना काल के बाद एक बड़ी मार झेल रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे 2 सेक्टर थे जो कि काफी प्रभावित हुए और आम जनों को प्रभावित किया। तो इन दोनों पे अलोकेशन बढ़ाना बहुत ही आवश्यक था या अच्छे कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। हेल्थ सेक्टर में कदम रहा कि वेलनेस या न्यूट्रास्यूटिकल पे भी इन्होंने ध्यान दिया है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काफी ध्यान दिया गया है, सिर्फ क्यूरेटिव नहीं, क्यूरेटिव में भी काम किया गया है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया है हेल्थ सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर को भी रिवाइव करने की कोशिश की गई है और ऐसा किया गया है कि रिसोर्स पे उसका बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की भी बात हुई है, वहां पर बात कर रहे हैं, या एनजीओ के पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। तो यह एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन कितना हद तक ये सारे कदम इंप्लीमेंट कर पाएगी सरकार, यह निर्भर करता है कि कितना रिसोर्सेज ये मोबिलाइज कर पाएगी। और रिसोर्स मोबिलाइज यह कर रही है जिसके लिए यह निर्भर कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, और कर दर को सेम रखते हुए अगर जीडीपी ग्रोथ होता है तो उससे भी कुल कर संग्रहण बढ़ेगा। तो वह दूसरा उपाय है जिससे कि रिसोर्स मोबिलाइज हो सकता है। और कुछ करों में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कि कुछ बढ़ोतरी की गई है, उससे कुछ रिसोर्स मोबिलाइज होगा। तो अगर यह रिसोर्स अच्छी तरह से मोबिलाइज होता है तो काफी हद तक जो इनके प्लान हैं, जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं या जो अलोकेशन इन्होंने दिया है बजट में, वह हो सकेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकेगी। बिल्कुल, पावर सेक्टर को भी रिफॉर्म करने की तैयारी है। 30,000 एक भारी भरकम राशि दी गई है पावर सेक्टर के लिए भी। हाँ नहीं है, कई सेक्टर्स को किया गया है। अगर कोई सेक्टर मिस कर गए हैं या जहां पर ध्यान नहीं दिया गया है तो वो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं। और ये सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा
के जो उपाय हैं वह वैसे वर्ग को प्रभावित करता है जो कि बहुत ही वंचित वर्ग है, और यह वंचित वर्ग काफी ज्यादा वंचित हुआ, उनकी वंचना बढ़ गई कोविड के समय में या लॉकडाउन के समय में। तो उनके लिए कुछ प्रयास ज्यादा होने चाहिए थे, जिसमें ओल्ड एज पेंशन है तो उनका रेट बढ़ना चाहिए था, या मातृत्व कल्याण योजना है उनका दर भी बढ़ना चाहिए था और उनका कवरेज भी बढ़ना चाहिए था। यह एक क्षेत्र है जहां पर कि कुछ ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हरीश्वर जी, अगर झारखंड जैसे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या माना जा सकता है, इस बजट से क्या हमें कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? हमारे झारखंड को अगर झारखंड स्पेसिफिक देखें तो दो ही बात यहाँ पर नजर आई है। अगर सिर्फ झारखंड के नाम पे जो हुआ है वह एक है, एक रेल परियोजना और जो कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का एक पार्ट है, और दूसरा एकल विद्यालय। इन दोनों में झारखंड राज्य को फायदा होगा, लेकिन जितने बाकी जो कार्यक्रम हैं जिनका कि पूरे देश को कवर कर रहा है तो उससे भी झारखंड को फायदा होगा। और इसके अलावा जो राज्य को जो केंद्रीय योजनाओं के मद में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मद में जो पैसे मिलते हैं उससे फायदा होगा, जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है उससे फायदा होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर राज्य के नाम पर कहें तो यही सिर्फ दो योजनाएं थी, लेकिन बाकी अन्य योजनाएं जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें झारखंड को भी फायदा होगा। बिल्कुल हरीश्वर जी, निर्माण उद्योग जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी दिनों से मंदी की मार झेल रहा है और खासकर कोरोना और लॉकडाउन के बाद तो और भी बुरा हाल है। तो स्टील की कीमतें कम होंगी, क्या लग रहा है कि इस बजट से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी तेजी आएगी? तो थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वह ज्यादा रिवाइव करेगा जब कोरोना पे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, जब वैक्सीन सभी को मिल जाएगा। क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि लोग संपर्क के साथ गतिविधियां होती हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग काम करते हैं, और जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो वैसे क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है जो कि जहां कॉन्टैक्ट लेस एक्टिविटी है, जहां पर कि लोग सामाजिक दूरी बना करके जहां पर उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ से देखा जाए तो शेयर बाजार ने इस बजट का स्वागत किया है, वहां तेजी दिखी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों में ये मैसेज गया है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, उन्हें अपनी जेब से और पैसे देने होंगे। लगता है सरकार को इस बिंदु को भी, या वित्त मंत्री को इस बिंदु को और स्पष्ट करना चाहिए था। हाँ, ये पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है वह बढ़ रहा है एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के कारण। और अगर दोनों को बैलेंस करें कि कुछ पैसे लोगों को ज्यादा देने पड़ेंगे पेट्रोल और डीजल और कुछ ऐसे पदार्थों में जिन पर यह सेस लागू किया गया है, और जिससे यह रिसोर्स मोबिलाइज किया जाएगा, और जो बेनिफिट होगा एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से, तो लगता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो बेनिफिट भारी पड़ता है कॉस्ट से जो लोगों को बियर करना पड़ेगा। जी हरीश्वर जी, एक अंतिम सवाल लेंगे, युवाओं के लिए या फिर खुद जो अपना उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं, नए व्यवसायी हैं, उनके लिए क्या ये बजट क्या मैसेज दे रहा? कुछ प्रोविजंस किए गए हैं स्टार्टअप कंपनीज के लिए या एमएसएमईज के लिए, या कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो रिफॉर्म किया गया है, वहां उसको आसान बनाया गया है, तो जिसके कारण कि व्यवसाय भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। युवाओं को इससे मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे भी युवाओं को और विद्यार्थियों को फायदा होगा। जी हरीश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के जाने माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल, जिनका